हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आईएनएस विक्रांत को, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। यही है आईएनएस विक्रांत और इस आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है अभी हाल ही में 2 सितंबर को। अब आईएनएस विक्रांत जो है यह भारतीय नौसेना का वह जहाज था जिससे पाकिस्तान इस कदर खौफ खाता था कि वो इसे किसी भी कीमत पर तबाह करना चाहता था। तो इसी आईएनएस विक्रांत जो 1971 युद्ध के हीरो आईएनएस विक्रांत से पुनर्जन्म तक की रोचक कहानी को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक का बने रहिएगा। यही है आईएनएस विक्रांत और इस आईएनएस विक्रांत ने 1971 के अंदर जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, इस पर पाकिस्तान के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर रखा था आईएनएस विक्रांत से। तो चलिए, अब यह बात है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की, जो कि चला था 1939 से चला था 1945 तक। और इस समय ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी थी, इन्होंने एक विमानवाहक पोत जिसका नाम क्या था HMS हरक्यूलियस, यह लॉन्च किया था। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यही है HMS हरक्यूलियस। और इस विमानवाहक पोत को ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी थी इन्होंने लॉन्च किया था। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था कि जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था इसमें सैन्य अभियान के तहत इसको तैनात किया गया था। लेकिन इसको तैनात कब किया गया? 1945 के अंदर। और जब तक इसको सैन्य अभियान के तहत तैनात किया गया जब तक दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। तो इसी आईएनएस विक्रांत को अब संपूर्ण जर्नी को कवर करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ। यह जो आपको जहाज दिखाई दे रहा है यही है HMS हरक्यूलियस है। और इसका निर्माण किया था ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है विकर्स आर्मस्ट्रांग शिपयार्ड। इसी कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और सन 1945 के अंदर इसको ब्रिटिश नौसेना के अंदर शामिल किया गया था। शामिल करने का उद्देश्य यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको सैन्य अभियान के तहत सेना तैनात करना था। लेकिन सन 1957 के अंदर इसको भारतीय नौसेना को बेच दिया गया। अब जैसे इसको भारतीय नौसेना को बेचा गया तो इसके अंदर जो कमियां वगैरह थी उनको दूर किया गया, इसकी मरम्मत का कार्य किया गया। और यह मरम्मत का कार्य किसने किया था? एक तो कंपनी थी आयरस हारलैंड कंपनी और एक कंपनी थी इसी के साथ में वॉल्फ शिपयार्ड लिमिटेड। तो वॉल्फ शिपयार्ड लिमिटेड और आयरस हायरलैंड लिमिटेड, इन दोनों ने इसकी मरम्मत का कार्य किया और इसको भारत की जो नौसेना थे इसके अनुरूप इसको ढाला था। नेक्स्ट बात है 1961 की। तो 4 मार्च 1961 को इसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल कर लिया गया। अब जैसे इसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया, पहले इसका नाम क्या था? HMS हरक्यूलियस था। लेकिन उसके बाद में जैसे भारतीय नौसेना के अंदर इसको शामिल कर लिया गया, इसका नाम हो गया INS विक्रांत। और INS विक्रांत नाम हो गया। अब INS विक्रांत ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो विक्रांत है इसका संस्कृत में मतलब होता है साहसी। साहसी हो गया या फिर अपराज्य। तो ये होता है विक्रांत का संस्कृत के अंदर मतलब, इसीलिए इसका नाम HMS हरक्यूलियस से बचकर INS विक्रांत कर दिया गया। नेक्स्ट है 1965। 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। अब पाकिस्तान जो है यह भारत का जो INS विक्रांत है इससे डरता था। इसीलिए पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की जो सेना थी उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने इस INS विक्रांत को तबाह कर दिया। लेकिन इस समय यह जो INS विक्रांत था यह मुंबई नौसेना के जो शिपयार्ड है यहाँ पे खड़ा था और इसमें इसका मरम्मत का कार्य चल रहा था। तो इस समय INS विक्रांत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद में आता है 1971 का युद्ध। 1971 का युद्ध जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, इस विमान वाहक पोत के कारण ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। अब इस समय क्या हुआ कि 1971 की जो लड़ाई थी इसमें पाकिस्तान के मन में इतना खौफ बस चुका था कि वो इसे किसी भी हाल पर तबाह करना चाहता था। तो इसको तबाह करने के लिए जो पाकिस्तान थे इन्होंने एक पनडुब्बी का सहारा लिया। यह जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है पनडुब्बी जिसका नाम क्या था? गाजी पनडुब्बी। तो गाजी पनडुब्बी को भेजा था INS विक्रांत, इसको तबाह करने के लिए भेजा था। अब भारत को यह डर था कि यदि INS विक्रांत को नुकसान हो गया तो पाकिस्तान के अंदर जो मनोवैज्ञानिक दबाव बना हुआ था INS विक्रांत का वो खत्म हो जाएगा। तो इसी डर के चलते पाकिस्तान को चकमा देने के लिए भारत ने क्या किया, INS विक्रांत को तो यहाँ से हटा दिया
और आईएनएस विक्रांत को हटा के इसकी जगह आईएनएस राजपूत को आगे कर दिया गया। यानी यहाँ पे तो स्थित होगी कौन सी, एक तो अपने पास में यहाँ पे पाकिस्तान की पनडुब्बी जिसका नाम क्या था, गाजी पनडुब्बी थी। तो गाजी पनडुब्बी के सामने आईएनएस विक्रांत को पेश करके कैसा कर दिया, आईएनएस राजपूत को आगे कर दिया गया। सीधी सी बात यह है कि जो आईएनएस विक्रांत था, इस आईएनएस विक्रांत को भारत ने क्या कर दिया, हाइड कर दिया और इसकी जगह आईएनएस जो राजपूत था, इस आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत बनाकर पेश कर दिया गया। अब आईएनएस राजपूत ने जो पाकिस्तान की गाजी पनडुब्बी थी, इस गाजी पनडुब्बी को तबाह कर दिया था। इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान का भय और भी ज्यादा बढ़ गया। तो यह था 1971 का युद्ध। अब 1971 के युद्ध के बाद में आईएनएस जो विक्रांत थे, इसके इंजन के अंदर, इसके बॉयलर्स के अंदर कुछ समस्या आ गई थी, तकनीकी समस्या आ गई थी, जिसे ठीक किया गया। लेकिन इसके बाद में जो इसका प्रदर्शन था वह कम हो गया। इसकी स्पीड पहले कितनी थी, 25 समुद्री मील थी, जो कि घट के कितनी हो गई, 12 समुद्री मील हो गई थी। इसी कारण इसको सन 1997 के अंदर सेवा मुक्त कर दिया गया था। आईएनएस विक्रांत, इसको एक तो मिला हुआ है महावीर चक्र। महावीर चक्र की बात की जाए तो 2 महावीर चक्र मिले हुए और 12 मिले हुए वीर चक्र। तो यह था आईएनएस विक्रांत, जिसको 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र प्राप्त हुए थे। अब सेवा मुक्त के बाद में जो आईएनएस विक्रांत था, यह आकर्षण का केंद्र रहा। सभी लोग इसे देखने के लिए आते थे। इसी के चलते जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इसे तैरते हुए संग्रहालय में बदलने का फैसला किया गया। वर्तमान में यह जहाज जो है, यह एक संग्रहालय के अंदर बदल चुका है और यह स्थित कहाँ पे स्थित है, मुंबई के अंदर जो स्थित है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, इसी के पास में यह स्थित है। और इसका नाम पहले क्या था, आईएनएस विक्रांत था। लेकिन जैसे इसको म्यूजियम यानी संग्रहालय बना दिया गया, इसका नाम क्या कर दिया गया, आईएमएस विक्रांत कर दिया गया। आईएमएस का मतलब क्या होता है कि इंडियन म्यूजियम शिप। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत के पास में जब पहले से ही आईएनएस विक्रांत था, तो भारत को दूसरा आईएनएस विक्रांत बनाने की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल हुआ क्या कि भारत के पास में जो आईएनएस विक्रांत था, उसने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर अहम भूमिका निभाई थी और वर्तमान में अंदर भारत जो है, यह 1971 युद्ध की 50वीं सालगिरह बना रहा है। इसीलिए नेवी ने विक्रांत की याद में इस नए एयरक्राफ्ट का कैरियर का नाम क्या रखा गया, विक्रांत रखा गया। और नेवी ने कहा कि यह आईएनएस का पुनर्जन्म है। तो आइए चलते हैं विक्रांत के पुनर्जन्म की शुरुआत पर, कि विक्रांत की पुनर्जन्म की शुरुआत कैसे हुई थी। तो ये शुरुआत होती है 1999 से। 1999 के अंदर कारगिल जंग के बाद में भविष्य के खतरों से निपटने के लिए एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जो कि कैसा हो, स्वदेशी हो। इसी के चलते इंडियन नेवी के पास में क्या था कि ऐसे युद्धपोत को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन इनको बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। सन 2002 के अंदर इस प्रोजेक्ट को अटल सरकार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी गई। तो 2002 के अंदर इस प्रोजेक्ट को अटल सरकार ने क्या दे दी थी, मंजूरी दे दी थी। फिर उसके बाद में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो गया। शुरुआत में ये 60:40 के अनुपात में बनाना था, यानी 60% तो भारतीय सामान होगा इसमें और 40% इसमें कैसा सामान होगा, विदेशी सामान होगा। लेकिन उसी समय क्या हुआ, 2005 के अंदर सब कुछ ट्रैक पर था, यानी सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी रूस ने वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से मना कर दिया गया। अब यह वॉरशिप ग्रेड स्टील होता क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए एक खास तरह के स्टील की जरूरत होती है। इसे ही कहा जाता है वॉरशिप ग्रेड स्टील कहते हैं। वॉरशिप ग्रेड स्टील के लिए भारत यह पूर्ण रूप से रूस के ऊपर निर्भर था, लेकिन रूस के मना करने के बाद में आईएनएस विक्रांत इसका कंस्ट्रक्शन 2 साल के लिए रुक गया था। इससे बीच एक तो है अपने पास में डीआरडीओ और एक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने मिलकर आपदा को कैसे अवसर के अंदर बदला और भारत ने खुद का वॉरशिप ग्रेड स्टील डेवलप कर लिया गया, जिससे दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता यह खत्म हो गई। अब जिंदल ग्रुप और एक है एसआर ग्रुप, यह दोनों मिलकर इस स्टील का निर्माण करते हैं। तो 2005 में क्या हुआ था कि रूस ने मना कर दिया गया और उसके बाद में भारत ने खुद का वॉरशिप ग्रेड स्टील तैयार किया।
नेक्स्ट है 2009 के अंदर आईएनएस विक्रांत, इसकी नींव रखी गई, यानी युद्धपोत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2011 को विक्रांत को ड्राई डॉक से बाहर आया, यानी इसका ढांचा बनकर तैयार हो गया था। 2013 के अंदर अगस्त में इसको लॉन्च किया गया और सन 2020 के अंदर इसके बेसिन ट्रायल्स ये सभी के सभी पूरे हो गए। 4 अगस्त 2021 को इसे पहली बार समुद्र के अंदर उतारा गया था और जुलाई 2022 तक इसके सभी के सभी सी ट्रायल्स यह कंप्लीट हो गए थे। तो यह थी आईएनएस विक्रांत के निर्माण की एक संपूर्ण जर्नी। 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत, इसको भारत की नौसेना के अंदर शामिल कर लिया गया और इसे पूरी तरह ऑपरेशन होने के अंदर जून 2023 तक का वक्त लगेगा। आगे बढ़ने से पहले यह समझते हैं कि यह युद्धपोत या फिर वॉरशिप ये होते क्या है। तो आसान भाषा में समझा जाए तो वॉरशिप का मतलब ऐसे शिप्स है जिसका इस्तेमाल युद्ध से जुड़े कामों के अंदर किया जाता है। जैसे सामान्यतः ऐसी शिप का इस्तेमाल किसी देश की नौसेना करती है। आप एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको समुद्र के अंदर तैरता हुआ एयरपोर्ट भी समझ सकते हैं, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर पर विमानों की उड़ान से लेकर लैंडिंग तक की सारी सुविधाएं होती है। इसका कार्य दुश्मन सेना की नौसेना से निपटने से लेकर वायुसेना इसको सपोर्ट देना होता है। समुद्री सुरक्षा के लिहाज से वॉरशिप इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह होता है युद्धपोत या फिर एक वॉरशिप। अब यहीं पे हम बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की खासियत। यदि इसकी लागत की बात की जाए तो 23,000 करोड़ रुपए इसकी लागत है। वजन 44,500 टन जो कि इसका वजन है। और निर्माण की बात की जाए तो निर्माण किया था कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। टॉप स्पीड होती है इसकी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पेस इसमें 14 फ्लोर का स्पेस है और 2300 इसमें कंपार्टमेंट है। 1700 नौसैनिक जो कि इसके अंदर तैनात किए जाते हैं। यदि इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट होती है 59 मीटर, 262 मीटर इसकी लंबाई है और 62 मीटर इसकी कैसी है, चौड़ाई दे रखी है। तो यह थी आईएनएस विक्रांत की कुछ खासियत। इसी के अलावा और भी खासियत है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, एडवांस रडार सिस्टम का प्रयोग किया गया है। यदि इसकी सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी इसमें खास इंतजाम किए गए हैं। आईएनएस विक्रांत के अंदर 4 LM-2500 गैस टर्बाइन लगे हुए जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। यह है LM-2500 गैस टर्बाइन जो कि कितने हैं, 4। इसमें कैंटीन के साथ में मॉड्यूलर किचन है जहां पर एक साथ 1600 लोगों का खाना बन सकता है। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और पुल भी इसके अंदर है और एक बार ईंधन भरने के बाद में यह 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है और इसे समुद्र के अंदर ही रिफिल किया जा सकता है। यदि इसके रनवे की बात की जाए तो इसका रनवे यह 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर, यानी 2 फुटबॉल मैदान इनके बराबर है इसका रनवे। अब आप गौर करेंगे कि जो आईएनएस विक्रांत है इसकी नाक उठी हुई है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ से तो बिल्कुल प्लेन है लेकिन यहाँ से ये कुछ ऊपर उठा हुआ है। तो आईएनएस विक्रांत की नाक उठी हुई है। यह एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के अंदर मदद के लिए बनाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्टॉपर, यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम कहा जाता है। आगे का हिस्सा उठा होने की वजह से एयरक्राफ्ट सीधे जाने की बजाय कर्व के जरिए ऊंचाई के अंदर चला जाता है। इसी तरह यदि लैंडिंग की बात की जाए तो अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, यानी डेक पर 3 अरेस्टेड वायर लगाए गए। होता क्या है कि यहाँ पे जैसे अपने पास में कोई भी एरोप्लेन वगैरह या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह लैंडिंग करता है तो उसको यहाँ पे एक वायर होता है। इस वायर के अंदर एयरक्राफ्ट जो होता है इसका पीछे का हिस्सा इसके अंदर फंस जाता है जो कि लैंडिंग के अंदर मदद करता है। तो लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट की टेल इसमें किसी एक वायर हुक के अंदर फंस जाती है। इससे वो कम दूरी के अंदर ही रुक जाता है। अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर वायर से सेट नहीं हो पाता तो उसे दोबारा लैंडिंग की कोशिश करनी पड़ती है। आईएनएस विक्रांत जो कि टारगेट एलिफेंट है। टारगेट एलिफेंट क्या होता है कि यह इतना बड़ा है कि इसे युद्ध के समय छुपाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसमें सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए जिससे आईएनएस विक्रांत को कोई भी नुकसान न हो सके। अब इस सुरक्षा के लिए इसमें 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों का प्रयोग किया गया है। AK-630 रोटरी कैनन्स जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है इसका प्रयोग किया गया।
इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डेकोय सिस्टम से लेस है, जो कि लेजर गाइडेड मिसाइलों को टारगेट से डाइवर्ट कर देगा। इसी के अलावा जो आईएनएस विक्रांत है, तो इंडियन नेवी की जो कुछ डिस्ट्रॉयर्स हैं, कुछ कलवरी क्लास की सबमरीन, यह भी इसके साथ बेड़े के अंदर चलेगी। इस तरह आईएनएस विक्रांत इसका एक पूरा एक बेल्ट ग्रुप रहेगा जो कि इसकी सुरक्षा करेगा। इसी के अलावा किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के सबसे बड़े हथियार होते हैं उसके एयरक्राफ्ट, तो आईएनएस विक्रांत के ऊपर MiG-29 की जैसे फाइटर जेट और MH-60R जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात होंगी। इस जहाज पर MiG-29 की कामो 31 हेलीकॉप्टर समेत एक साथ 30 लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आईएनएस विक्रांत इसकी टारगेट एलिफेंट से सुरक्षा की जाएगी। आईएनएस विक्रांत यह 76% शुद्ध स्वदेशी बना हुआ है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आईएनएस विक्रांत का 76% हिस्सा यह पूरी तरह भारतीय है और इसके बनने के साथ ही यह भारत उन चुनिंदा देशों के अंदर गिनती में शामिल हो जाएगा जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने और बनाने के अंदर सक्षम है। आईएनएस विक्रांत को बनाने में 500 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां शामिल हुई थी और इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जिनको हम कवर करते हैं। डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर वॉरशिप ग्रेड स्टील मुहैया करवाया। टाटा एडवांस सिस्टम ने विक्रांत का कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेटा नेटवर्क बनाया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया। लॉर्सन एंड टर्बो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, वॉटसिला इंडियन जैसी कंपनियों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब विक्रांत का जो मेन इंजन है और एक है एडवांस रडार सिस्टम, यह विदेशों से खरीदा गया है। कोचीन शिपयार्ड के चेयरमैन मधु नायर के मुताबिक एक्सपीरियंस न होते हुए भी 13 साल के अंदर महज 20,000 करोड़ रुपए में इतना विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर हमने दिखा दिया कि इंडियन इंडस्ट्री क्या कर सकती है। नायर का कहना है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इससे भी कम वक्त के अंदर इससे भी बड़ा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के अंदर सक्षम है, सिर्फ इसे परमिशन मिलने का इंतजार है। यह नेवी को तैयार कर रहे हैं कि उसे कितने कैरियर्स चाहिए। फिलहाल भारत के पास में आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत भी बेड़े में जुड़ जाएंगे। नायर के मुताबिक अब हमारे पास में 2 लाख टन की शिप बनाने की क्षमता है, लेकिन हमें बड़े शिप की बजाय मंजोले एडवांस टेक्नोलॉजी वाले शिप बनाने पर फोकस करना है। भारतीय नौसेना को मिलेगा चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत के पास में आईएनएस विक्रांत, इसको 4 मार्च 1961 को शामिल किया गया। डीकमीशन किया गया था इसको 31 मार्च 1997 को और ये खरीदा गया था ब्रिटेन से। आईएनएस विराट, जिसको 12 मई 1987 को शामिल किया गया और डीकमीशन किया गया था इसको 6 मार्च 2017 से और इसको भी ब्रिटेन से खरीदा गया। एक है आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि 16 नवंबर 2013 को खरीदा गया और यह वर्तमान में एक्टिव है और ये लिया गया था रूस से। और नेवी में कमीशन होने वाला चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि बनेगा कौन सा, आईएनएस विक्रांत, जो कि पूर्ण रूप से कैसा है, स्वदेशी है। इससे सेना की ताकत में कितना इजाफा होगा, तो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ उदय भास्कर के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर के पूरी तरह ऑपरेशन होने के बाद हिंद महासागर में भारत की सीमा पार क्षमता में बढ़ोतरी होगी। चीन वैसे ही हिंद महासागर में अपना दबदबा बना रहा है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से भारत, चीन और पाकिस्तान इन दोनों को टक्कर दे सकते हैं। तो भारत, चीन और पाकिस्तान इन दोनों को टक्कर दे सकता है। यहीं पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि नौसेना को आईएनएस विक्रांत मिलने के बाद में इसमें जो नेवी का झंडा था उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। हुआ क्या कि इसके मध्य में एक सेंट जॉर्ज का निशान बना हुआ था, इस निशान को हटा दिया गया और बाकी सेम ऐसा का ऐसा ही ये बिल्कुल झंडा है। अब इसमें यहाँ पे आपको एक तो दिखाई दे रहा है अष्टकोण के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, अशोक चक्र लिखा हुआ है और नीचे की तरफ लिखा हुआ है शैनो वरुण, यानी जल देवता वरुण हमारे लिए शुभ है, यह लिखा हुआ है यहाँ पे। ऊपर की तरफ अशोक चक्र हो गया और इसी के तहत यह अष्टकोण के अंदर बना हुआ है। अष्टकोण जो कि 8 दिशाओं का संकेत है, जिससे भारतीय नेवी को वैश्विक पहुंच को बताया गया है। असल में ये वाला जो है ना, यह क्या था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे इनकी एक शाही मोहर थी,
तो यह बदलाव किया गया है आईएनएस विक्रांत को शामिल करने के बाद में जो नेवी का झंडा था उसमें। तो ये था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।